हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MGP 004 यानी हम हिंदी में और इंग्लिश में बात करें तो गांधी का राजनीतिक चिंतन या फिर गांधीज पॉलिटिकल थॉट, इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसके हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये जो वीडियो है इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाइलैंग्वेज आपको बताए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और मुझ पे टाइम थोड़ा कम था, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है वो पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन इसके जो प्रॉपर आंसर हैं वो आने वाले टाइम पे मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने एग्जाम के पहले तैयारी कर लें, क्योंकि इतनी डिमांड थी। क्योंकि अगर मैं इन सभी क्वेश्चनों को रिकॉर्ड करूंगा तो उसके अंदर 2 घंटे लगभग समय पूरे के पूरे चाहिए होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें पूरे प्रॉपर आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप सभी का जो पेपर है ये 2 आवर्स का ही आएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। आपके एडमिट कार्ड पे बेसिकली 3 आवर्स लिखा है, क्योंकि सिस्टम जनरेट होता है तो वहाँ पर 3 आवर्स लिखा होता है, लेकिन 2 आवर्स का पेपर होगा आप सभी का। क्योंकि एमपीएस के जितने भी पेपर सेकेंड ईयर के होते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, वो 2 घंटे के ही पेपर होते हैं, तो उसको उसी हिसाब से लिखना होगा, कम लिखना होगा। एक पेपर जो होगा आप सभी का वो 50 मार्क्स का बनेगा। और साथ ही साथ में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप 8 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 नंबर बनेंगे आप सभी के, और आपको 400 में से मार्क्स दिए जाएंगे, जिसका 70% ही आपका लगेगा, जो मैं आपके आने वाले वीडियोस में आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से आपकी परसेंटेज वगैरह क्या होती है। लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और ये जो पीडीएफ है मैंने आप सभी के लिए बाइलैंग्वेज इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, वो परेशान होते हैं कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कोई नहीं बताता। तो आप सभी के लिए ये भी अब की बार कर दिया गया है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। दूसरी चीज़, इसका लाभ हिंदी वाले बच्चों को भी मिलेगा, क्योंकि कई बारी पेपर में कुछ जो वर्डिंग्स है वो गलत लिखी आती है और उस जगह पर प्रायोरिटी जो है ओनली इंग्लिश को दी जाती है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या चीज़ें आप देखकर पहचान पाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिंदी में अगर गलत है तो इंग्लिश में कैसे समझ सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लोगे, आपको ऐसा कोई भी पेपर आपको इग्नू का मिलेगा नहीं इस सब्जेक्ट का जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हो। सारे के सारे एकदम टॉप क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में है। अब कितने क्वेश्चन है, ये लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और इन 20 क्वेश्चन के अलावा आप एक प्रश्न मत करके जाइए, आपका पूरा अच्छा पेपर जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है राज्य और स्वराज पर गांधी जी के क्या विचार है। सबसे पहली बात तो इसमें आपको स्टेट के बारे में बताना है और उसके बाद में स्वराज के बारे में। देखो स्वराज होता क्या है, सबसे पहली बात तो स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। गांधी जी का कहना है कि स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे जनता जो है अपना आत्मशासन हो, उनका जनता अपने हिसाब से शासन कर सके, जनता के ऊपर जो है तानाशाही रवैया ना हो, ना ही कोई बाहरी ताकत उनको किसी कार्य करने के लिए मजबूर कर सके। व्यक्ति जितने भी हैं, लोग सभी के सभी कैसे होने चाहिए, आत्मशासित होने चाहिए। साथ ही साथ राज्य के ऊपर यानी जो हमारी जो स्टेट है उसके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो कैसे लोगों का होगा, वो अधिक से अधिक लोगों का सत्ता का जो होगा विकेंद्रीकरण किया जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम ग्राम गणराज्यों का संघ बनाएंगे अपने स्वराज के अंदर, जिसके अंदर हम ग्रामीण में पंचायत जैसी सिस्टम जो है उसको लेकर आएंगे। और ये जो पंचायत जैसी सिस्टम आएगी, इससे क्या होगा कि एक तो लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा, दूसरे फायदा ये होगा कि अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में पार्टिसिपेशन करने का यानी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जो राज्य है वो साथ ही साथ में किसी भी व्यक्ति के ऊपर तानाशाही रवैया नहीं दिखा पाएगा। जैसे आज के समय में जो पावर है
हम देखते हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज हो जाती है, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर चली जाती है, जिसका वो दुरुपयोग करते हैं या फिर केवल अपने हित के लिए ही उपयोग करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने ग्रामीण गणराज्य का संघ, या फिर उन्होंने कहा था कि हम कैसा बनाएंगे, हमें स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, जिसमें जनता के खुद के अधिकार होंगे, जनता अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगी। आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने न्यायालय जैसी संस्थाओं को कहा है कि न्यायालय जैसी संस्थाएं होनी चाहिए, ताकि अगर सोसाइटी में, समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो वो न्यायालय उस पर इंटरफेरेंस कर सके। और साथ ही साथ व्यक्ति अगर ग्रामीण गणराज्य की जो जितनी निकाय बनाई गई हैं, अगर वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही तो उसे दिशा निर्देश भी दिया जा सके। ये ध्यान रखना है आप सभी को। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई अधिकारों और कर्तव्यों में गांधी जी की क्या विचार है। सबसे पहली बात तो गांधी जी ने अधिकारों से भी ज्यादा जरूरी कर्तव्य को कहा है। गांधी जी ने कहा है कि किसी व्यक्ति को, अगर हमारे कोई भी व्यक्ति है, उसको अधिकार मिले या ना मिले, लेकिन उस देश की जो भी प्रशासनिक निकाय है उसके लिए ये जरूरी है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे अपने अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति, इससे क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में हमें अपने अधिकारों की मांग कब करनी पड़ती है? जब दूसरे व्यक्ति हमारे जो है अधिकारों का दमन करते हैं, यानी हम पे अत्याचार करते हैं। जैसा हमारे साथ बिहेवियर होना चाहिए वैसा हमारे साथ बिहेवियर नहीं होता। और इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अधिकारों की जगह इन्होंने इसीलिए कर्तव्य को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो किसी व्यक्ति को अधिकार जैसी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। समाज के अंदर ना तो कोई क्राइम होगा, ना ही समाज के अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी जिससे समाज में आक्रोश उत्पन्न हो। इसीलिए इन्होंने अधिकारों से अधिक किसको महत्व दिया है? कर्तव्य को। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप सभी को ज़्यादातर आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी की सारी कराई जाएगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन आप सभी से हो पाते हैं आप उतने करिए, आप इनमें से, बाकी हम आपको जरूर कराएंगे। सेकंड, अगला क्वेश्चन है आपका, शक्ति से आप क्या समझते हैं और गांधी जी की उस पर क्या अवधारणा है। तो गांधी जी ने कहा कि शक्ति जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। शक्ति का कोई एक रूप नहीं होता, पहली बात तो ध्यान रखना है आप सभी को। शक्ति कई प्रकार की हो सकती है। शक्ति आपकी राजनीतिक हो सकती है, आपकी छवि इतनी अच्छी हो कि लोग आपको बहुत पसंद करें। शक्ति का एक रूप ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा अधिक धन हो। शक्ति को केवल पावर से नहीं हम देख सकते, शक्ति का मतलब हम समाज की उस यूनिटी को भी दर्शाने के लिए कर सकते हैं। तो समाज में शक्ति के कई रूप होते हैं। पहली चीज तो गांधी जी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है अपनी शक्ति की अवधारणा में। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि शक्ति एक वो साधन है जिससे समाज के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज के अगर अधिकतर उस क्षेत्र के लोग, बेशक से उनके पास अधिक धन नहीं है, उनके पास में अधिक वो सोसाइटी के अंदर अधिक राइट नहीं है उनके पास में, लेकिन तब भी अगर उन सब में एकता है तो उनकी जो शक्ति है वो उन सभी प्रबल भौतिक संसाधनों पर विजयी पाएगी जो हम जिसकी कामना करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी कहते नहीं, शक्ति का मतलब सामाजिक यूनिटी से है, समाज के हर एक व्यक्ति को आपस में मिलाने से है। ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने क्या कहा है, अगला जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस है कि भाई फांसीवाद और समाजवाद के बीच में एक कड़ी है। फांसीवाद जो है वो समाजवाद है ना, फांसीवाद समाजवाद के बीच में एक कड़ी है। यानी हम देखते हैं कि जहां पर भी सोशलिज्म होता है वहां पर कड़ी का मतलब है कि जहां पर फांसीवाद आ जाएगा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप को समाजवाद की तरफ ले जाएगा। हमने कई देश देखे, जैसे फांसीवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था, आपने देखा था, इटली में हुआ, मुसोलिनी ने इसका उदय किया। और समाजवाद की बात करें तो रूस के अंदर। दोनों जगहों पर हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन देखनी होती है कि यहाँ पर जो सत्ता का जिसके पास भी सत्ता होती है, जैसे इटली में फांसीवाद था, फांसीवाद के अंदर भी देखें, या रूस के अंदर जो समाजवाद था, इसके अंदर जनता को अधिकार केवल उतने ही मिलते हैं जितने शासक वर्ग जनता को अधिकार देते हैं। साथ ही साथ में अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने लिए किसी एक स्वतंत्र निकाय के पास में या स्वतंत्र न्यायालय वगैरह के पास में नहीं जा सकते।
तो कहीं ना कहीं फांसीवाद इसका एक मिरर है, या फिर हम कह सकते हैं कि फांसीवाद जो है वो समाजवाद के बीच की एक कड़ी है जो धीरे धीरे हमें समाजवाद की तरफ ही लेकर जाती है। अगली बात, गांधी जी ने नागरिकता के बारे में क्या कहा है? तो गांधी जी ने अच्छे नागरिकों के कुछ गुण बताए। गांधी जी ने बताया है कि अच्छा नागरिक जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, वही एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट है उनका। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिष्ठ होना चाहिए, आत्मशासित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके समाज के लिए गलत है। इस प्रवृत्ति को, इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कार्य करना चाहिए, ना केवल उसके लिए, उसके परिवार के लिए, बल्कि राष्ट्र की आय के लिए। प्रत्येक व्यक्ति, और साथ ही साथ में गांधी जी ने कहा है कि नागरिकों के अंदर जो है ये राज्य का दायित्व है कि नागरिकों के लिए देश प्रेम की भावना, देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना, ऐसी भावनाओं का संकलन उनके अंदर हो। इसके लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाए जिसके आधार पर वो देश के लिए कुछ करने की उसके अंदर इच्छा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि गांधी जी ने किस आधार पर मार्क्स के विचार को अस्वीकार किया है? अब यहाँ पर गांधी जी ने मार्क्स के विचार को अस्वीकार इसलिए किया है क्योंकि गांधी जी अंत में देखते हैं कि भाई जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं एक रेवोल्यूशन आएगा, एक साम्यवादी क्रांति होगी और उस क्रांति के अंदर तानाशाही आएगी। क्या आएगी? तानाशाही। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है ये तानाशाही कैसे हो। तो ये जो तानाशाही जो आएगी ना क्रांति के बाद में, तो इस क्रांति के अंदर एक चीज तो आ जाएगी, हिंसा। चाहे हिंसा के जरिए या किसी भी जरिए भाई, क्योंकि जो शासक वर्ग है, जो अभिजन वर्ग है, जो ताकतवर लोग हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम अपनी पावर, जो अपनी सत्ता को मजदूरों को हस्तांतरित कर दें। इसीलिए मार्क्स ने ये उचित ठहराया है कि उस समय पर जब आप मार्क्सवादी, जब ये क्रांति हो रही होगी सोशलिज्म की, तो उस जगह पर हिंसा या फिर लोगों के अधिकारों का दमन, सब कुछ बिल्कुल जायज होना चाहिए। और वहां पर एकमात्र उद्देश्य यह है कि शासक वर्ग को हटाकर मजदूरों की तानाशाही आएगी। अब यहाँ पर देखो, गांधी जी ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में अधिक गुण है और वो उससे समाज के अंदर एक ज्यादा आगे बढ़ सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि समाज के अधिकतर लोगों के लिए हम उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का गला दबाएं। हम यहाँ पर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को बिल्कुल सम्मान करेंगे, क्योंकि समाज के ऐसे कई बार होता है, हम देखते हैं कि कुछ जो महापुरुष होते हैं समाज में, जन्म तो बच्चों का, लोगों का रोज ही होता है, लेकिन उन सभी में से जो कुछ महापुरुष जो समाज में परिवर्तन लाते हैं, वो हमारी सोसाइटी में कुछ एक लोग ही रहते हैं, और उन कुछ एक लोग ही आगे चलकर मिसाल बन जाते हैं। हम अधिकतर लोगों के लिए हम सामाजिक प्रगति को नहीं रोक सकते। इसीलिए एक तो हिंसा की वजह से और दूसरा इस रीजन की वजह से, बाकी मैं आपको और भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है, बाकी हो सकता है कि कल ही मैं वीडियो बना दूं उसके ऊपर सेपरेटली, जिसमें सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तो क्वेश्चन तो सारे एक्सप्लेन करवाए जाएंगे, कोई चिंता वाली बात मत करना। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। इसके अलावा संघर्ष समाधान के लिए सत्याग्रह, देखो सत्य के लिए आग्रह करना, यानी आग्रह का मतलब होता है निवेदन करना, आग्रह करने का मतलब होता है निवेदन करना। आप नॉन वायलेंट रूप से क्या करिए, आप अपने निवेदन को सामने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित कीजिए, और जो संघर्ष है या जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपके अधिकारों के दमन हो रहे हैं, आप लोगों को नॉन वायलेंट रूप से केवल उसका पर्टिकुलर चीज का विरोध करना है। और विरोध भी किस तरीके से करना है, उसके अंतर्गत कुछ दायरे होते हैं। आप सरकारी संपत्ति या कोई भी दूसरे पर्सन, दूसरे व्यक्ति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, वो है अपनी मांग को उनके सामने रखना है, और उन लोगों को इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि जो आपकी मांग है वो क्यों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपकी जो मांग है वो क्यों उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि ये फिर आपको कभी भी संघर्ष समाधान नहीं मिलेगा। संघर्ष समाधान के लिए सत्याग्रह एक अच्छा उपयुक्त है। इस सत्याग्रह को ना केवल गांधी जी ने, बल्कि आगे जयप्रकाश नारायण जी ने भी क्या किया था, आजादी के बाद भी
कई भारत के अंदर मूवमेंट हुए, चाहे वो आपातकाल लगने से पहले का आंदोलन हो, उसमें सत्याग्रह को क्या किया गया, एक हथियार के रूप में यूज किया गया और संघर्ष जो था, सरकार के जो तानाशाही रवैये थे, उससे जनता को कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने का कार्य किया। चाहे वो इंदिरा गांधी की काल की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में माना है और उन्होंने कहा है कि हम इससे ना केवल अधिकतर लोगों के लिए समाज में संतुलन उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि जो शासक वर्ग है या फिर जो हमारे लिए हम पे राज करने वाले वर्ग है, हम उनको भी धीरे धीरे क्या कर सकते हैं भाई, अपनी बातों से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और गांधी जी ने ये एक बार नहीं, कई बार ये करके दिखाया। गांधी जी की शांतिवादी जो अवधारणा है, इसमें क्या क्या विशेषता है, तो इन्होंने भाई अहिंसक प्रवृत्ति की बात करी है, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बात करी है, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधानवाद, यानी समाज में कुछ कानून होने चाहिए और उन कानूनों का केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होता। आज भारत में सबसे ज्यादा क्राइम क्यों है भाई? भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम होने का रीजन यही है कि अधिकतर लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जिन्हें खुद ही कानून के बारे में पता नहीं। उनके साथ जो घटनाएं घटती है, उनका किस प्रकार से समाधान प्राप्त किया जा सकता है, ये उन लोगों को खुद ही नहीं पता, तो ये कैसे लोगों को पता चलेगा? तो गांधी जी कहते हैं जिस तरीके से आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको आपके समाज के अंदर जो कानून है, उन सभी कानूनों का बोध होना चाहिए। दूसरी बात, सरकारी संस्थाएं जितनी है, उन सबका ये परम कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा के लिए ऐसी संवैधानिक निकाय बनाए जो क्या करे, उनकी रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। इसके अलावा जो कई बार ऐसा भी हो सकता है, संविधान से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि अक्सर देखने को मिलता है, तो इसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की जाए जो उसकी देखरेख करे। इसके अलावा समाज के अधिकतर लोग जो है, उनको अपने संविधान का सम्मान या जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है बट मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों को शायद ये दिख ही रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है संरचनात्मक हिंसा को रोकने के उपाय। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, संरचनात्मक हिंसा होती क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसी हिंसा जो समाज के अंदर किसी बिहाफ पे होती है, जैसे कुछ जाति आधारित हो जाती है, धार्मिक आधारित हो जाती है, लोगों के साथ में जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर उनको हम ज्यादा कई बारी टोल करते हैं। आज के ज़माने में जैसे ना किसी को वो करते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा वो करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं। तो ऐसे में संरचनात्मक हिंसा को रोकने में गांधी जी ने क्या सुझाव दिया है, तो इन्होंने कहा है कि समाज में पहली बात तो वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। हमें ऐसी सभी संरचनाओं को समाज में खत्म करना होगा जिससे समाज में संरचनात्मक हिंसाएं बढ़ती है। लोगों को, अगर समाज में लोग अपने बंधुत्व या जाति के साथ में रहते भी हैं, तो समाज में उनकी जो है गरिमा, उसको बनाए रखने के लिए सरकार को उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। एक ये काम करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति कानून का पालन करे, समानता के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक चिंतन की समय आज के जमाने में, सामयिक का मतलब है आज के जमाने में क्या प्रासंगिकता है। इन्हें गांधी जी जैसे इसके अंदर हमें बोलते हैं कि भाई ग्रामीण गणराज्य का संघ होना चाहिए, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, गांधी जी कहते हैं कि भाई सत्याग्रह करिए, सत्य के लिए आग्रह कीजिए, एक ये इनकी अवधारणा हो गई। गांधी जी ने अधिकार और कर्तव्य के बारे में कुछ बातें बताई हैं इसके बारे में, तो वर्तमान समय में इसका कोई रेलेवेंस है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सरकार का विरोध करना है, तो आप क्या नॉन वायलेंस तरीके से सरकार का विरोध कर सकते हैं और उसका आपको फायदा मिलेगा? तो हाँ जी, मिल सकता है। हमने किसानों को आंदोलन करते हुए देखा दिल्ली के बॉर्डर पे, और उन्होंने सरकार को बिल्कुल क्या किया, झुकाने का प्रयास किया, उनकी विजयी रही। हालांकि यहाँ पर इस जगह पर कौन सही था कौन गलत था, हम इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने उन तरीकों का उपयोग किया। अब आप में से हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे या कुछ ऐसे भी सोचेंगे कि उन्होंने तो हिंसा भी भड़का दी थी। जी, हमेशा जैसा हमको चीज़ें दिखाई जाती है वैसा होता नहीं है, ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप किस दृष्टिकोण से देखते हो ये जरूरी रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से तो हमने उसमें भी देखा है कि भाई गांधी जी की जो वो अवधारणा है वो बिल्कुल ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह के जरिए। दूसरी चीज, आज के जमाने में हम देखते हैं बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर रूरल एरियाज है, जहाँ पर लोग बाग बहुत गरीब भी रहते हैं, बहुत अमीर भी रहते हैं। ज्यादातर जो आर्थिक असमानता है वो गरीब इलाकों में ही देखने को मिलती है, ग्रामीण इलाकों में ही। तो वहां पर उन लोगों को ना तो कानून के बारे में पता है, ना वो इतने साक्षर है, तो कई बारी उनके साथ पागल भी बनाया जाता है। उनसे वकील जो होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं या ऐंठ सकते हैंगे, उन्हें न्याय ना मिले, उन्हें पागल बनाया जा सकता है। इसीलिए
ग्रामीण इलाकों में उनके मामलों को निपटाने के लिए मेरे हिसाब से ग्रामीण पंचायतें आज भी ज़रूरी है, ताकि जो फैसला है वो जल्दी लिया जा सके। और ग्रामीण पंचायतें ऐसी नहीं होती, दिल्ली जैसे शहरों में हम सब रहते हैं, हम सबको पता है कि कोई भी अगर कोई केस आज के ज़माने में क्लोज करवाना होता है तो पुलिस वालों को अधिकतर बहुत सारे पैसे दे दिए जाते हैं, जिसमें से वो आपका साइड ले लेती है। लेकिन जब कभी गाँव में पंचायतें होती हैं तो उसके अंदर वो बड़ी सभाएं पूरे के पूरे गाँव या फिर ऐसे अधिकतर लोगों के सामने होती है जो न्याय का पक्षधर होते हैं। तो ऐसी हमारी व्यवस्था जो है वो आज के समय में भी अपना रेलेवेंस रख सकती है। तीसरी बात, अगर हम बात करें गांधी जी के अधिकार और कर्तव्य की भावना, तो आज के ज़माने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी के अधिकारों का दमन ना करें, आप किसी से लड़ाई ना करें, आप किसी के बारे में कुछ गलत ना कहें, आप केवल देश का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, तो कभी क्राइम हमारे देश में हो ही नहीं सकता। हमें कभी अधिकारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कभी किसी कोर्ट कचहरी में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो कह सकते हैं हम रेलेवेंस है भी, इसका एक अलग पहलू भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझिए। अगला क्या है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी जी की अहिंसात्मक अवधारणा का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो गांधी जी ने हमें एक बार नहीं कई बार हमें ऐसा करके दिखाया, जब इन्होंने क्या किया भाई, अपनी अहिंसक तरीके से, जैसे यहाँ पर चंपारण में 1917 में चंपारण में बिहार के इंडिगो नील की खेती के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया और क्या किया, उपनिवेशी के विरुद्ध उनको डाउनफॉल किया। दूसरी बात, अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर हुआ, फिर खेड़ा के अंदर यहाँ पर हुआ आंदोलन इनका। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के मजदूर के लिए हुआ, खेड़ा में किसानों के लिए हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई गांधी जी ने यहाँ पर भी क्या किया भाई, नॉन वायलेंट मूवमेंट के जरिए इनको थोड़ा डाउन करने की कोशिश करी, या फिर उनसे भारतीय लोगों को विजय दिलाने की कोशिश करी। 1930 में इन्होंने नमक आंदोलन किया है, डांडी मार्च करी, आप ये कह सकते हो, इसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। 1942 में एक मूवमेंट चला, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। तो हम कई ऐसे एक्सपेक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि शायद वो ठही थे। अगला है महिलाओं के अधिकार के बारे में गांधी जी के क्या रहा है। तो गांधी जी ने महिलाओं के आंदोलन, महिलाओं को ना केवल अपने आंदोलन में, से आपको पता होना चाहिए 1930 में जो नमक आंदोलन हुआ, तो इसमें जो कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी इसके अंदर। और साथ ही साथ में इसमें कई महिलाओं ने ये गांधी जी को सजेशन भी दिया था, जिसमें मेरे ख्याल से चंदी प्रसाद भट्ट भी थी, अब पता नहीं कौन, नाम मेरे को भी थोड़ा सा माइंड से जा रहा है। वहाँ पर हम देखेंगे कि महिलाओं ने कहा था कि जो गांधी जी के मूवमेंट है उसको केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखे, उसमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी हमारे समाज का एक आधा हिस्सा है। और ये इंपॉर्टेंट था, और कहीं ना कहीं गांधी जी ने महिलाओं को समाज के अंदर उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कई बातें कही हैं। महिलाएं आज के ज़माने में वो उनको अधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके बारे में भी गांधी जी ने कई सारी बातें बताई हैं। और गांधी जी के थ्रू इन महिलाओं के अधिकारों को भी काफ़ी फायदा मिला है, उनको रीच मिलने में हेल्प मिली है। विकास के माध्यम से औद्योगिकरण का गांधी जी ने कैसे आलोचना की है, तो गांधी जी ने बताया है कि भाई जब विदेशी कंपनी या कोई भी बड़ी उद्योग हमारे देश में आती है तो मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। एक मशीन क्या करती है, कई लोगों का कार्य कर लेती है, जिससे समाज में बेरोजगारी आ सकती है और उसका लाभ अधिकतर कुछ धनी लोगों तक ही पहुंचेगा, इससे लोग बेरोजगार ज्यादा हो सकते हैं। तो एक इसका एक्सपेक्ट गांधी जी ने बताया। दूसरी चीज गांधी जी ने कहा कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और औद्योगिकरण से केवल और केवल पूंजीवादी समाज को बढ़ावा मिलता है, समाज में बेरोजगारी आएगी, अमीरी गरीबी का अंतर आएगा, ये सारी चीजें हो सकती है। ग्राम गणराज्यों का संघ क्या है, इसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया है, तो मैं आपको कहूँगा आप इस क्वेश्चन को स्किप करके चलना, इस क्वेश्चन को मत देखना। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राम गणराज्य का स्वराज क्या है, इसमें स्वराज के बारे में, ग्राम गणराज्य के बारे में बताना है, जिसके बारे में मैं नीचे बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसके साथ साथ गांधी जी ने पश्चिमी विचारकों का प्रभाव, यानी गांधी जी के ऊपर पश्चिमी विचारकों का प्रभाव दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के कई विचार से बिल्कुल सहमत थे, कई विचारों से गांधी जी क्या थे, बिल्कुल सहमत थे। लेकिन कार्ल मार्क्स के अलावा और भी बहुत सारे विचार थे जिसपे गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा। आप सभी को पता है कि गांधी जी या अम्बेडकर की बात करें, ये ज्यादातर विद्वान ऐसे थे जो विदेश गए थे पढ़ने के लिए, वहां पर इन्होंने पढ़ाई करी, वहां पर उन्होंने उस सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, जिसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे भारत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर तो भाई रंग भेद की नीति होती है, जाति पात की रंग भेद की नीति, यानी रंग भेद का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारी सोसाइटी में जुड़ी हुई है जो कि दूसरे देशों में नहीं है। और यही कारण है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है। इसीलिए गांधी जी जब विदेश गए तो वहाँ पर वो कई
विचारकों से अवगत हुए, उन्होंने कई वहाँ पर विचारधाराएँ पढ़ी, कई लोगों को देखा, लोगों का रहन-सहन देखा और साथ ही साथ में भारत के अंदर जो उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, आप लोगों को बताया भी, और यहाँ पर ये उनके बौद्धिक प्रभाव पे ही ये हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस विचारक की क्या भूमिका थी, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या व्याख्या करते हैं? गांधी जी स्वतंत्रता और समानता के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, ध्यान से समझना, तो राजनीतिक समानता का या राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के ज़माने में हम कहते हैं राजनीतिक रूप से सबकी वोट की कीमत एक बराबर है, तो केवल इस बात को कहने से राजनीतिक अधिकार थोड़ी मिल जाएंगे लोगों को। गांधी जी का कहना था कि अगर मान के चलो, आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गांधी जी का कहना था कि आपने ये तो कह दिया कि भाई चलो ठीक है, एक धनी व्यक्ति, जैसे हम देश में अडानी मान लेते हैं, और एक झूपड़पट्टी में रहने वाला एक व्यक्ति है, इन दोनों की वोट की कीमत एक बराबर है। क्या इसके कहने से राजनीतिक जो समानता है, ये राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, उसका कोई लाभ है? नहीं। गरीब तो हमेशा जीवन भर वोट डालते ही रह जाएगा, अमीर तो चुनाव की टिकटें भी खरीदेगा, उसको क्या कहते हैं, चुनाव भी लड़ेगा, जीतेगा भी। गरीब केवल वोट ही डालता रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो चुनाव में इतना खर्च कर सके। चाहे उसकी छवि कितनी अच्छी हो, चाहे वो कितना भी गुणवान हो, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक इसी प्रकार से हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, लेकिन जब लोगों के पास में इकोनॉमिक समानता नहीं है, तो कानून की समानता कोई समानता नहीं है। हमने ये तो कह दिया कि सभी के सभी न्यायालय, सभी के लिए दरवाजे खुले, कोई भी न्याय के लिए आ सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को, जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो चतुर वकील ले ही नहीं सकता। मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो अन्याय को भी न्याय में बदल देते हैं। तो ऐसे समय में गांधी जी का कहना है कि भैया समानता बहुत ज़्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक समानता होनी ही चाहिए, तभी हमारे पॉलिटिकल स्वतंत्रता का कोई फायदा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने आर्थिक समानता का महत्व क्यों माना है? देखो, ये सेम चीज है, कैसे पूछा जाता है आपसे ना, और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज के ज़माने में जितने भी मूवमेंट होते हैं, उन सब मूवमेंट में गरीब लोग अगर आंदोलन करने के लिए जाएंगे, तो वो कभी अपनी जो परिवार है उनका भरण पोषण तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्थानों पर कोई उसका अच्छा कार्य होना चाहिए, या फिर उनके बीच में इकोनॉमिक समानता होनी चाहिए लोगों के बीच में, ताकि क्या हो सके कि वो आर्थिक रूप से मतलब अपंग ना हो, मतलब आर्थिक रूप से उसके पास पैसे इतने होने चाहिए, तभी तो वो अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ता कर पाएगा। तभी तो, जैसे कि मैंने ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में बताया, सेम चीज़ है, आप उसको थोड़ा सा अलग करके बता रखा है। नस्लीय और जातिगत समानता के बारे में गांधी जी के क्या विचार है, और साध्य और साधन का, ये भी एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है, आप इसको अगली वीडियो में जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं इसको भी बताऊंगा। और यहाँ पर तो क्वेश्चन मैंने केवल क्वेश्चन बताए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मेरे तक शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम आप सभी को मेरे ख्याल से 10 तारीख के करीब है। बाकी कब आपके कौन कौन से एग्जाम है, 10 जून को एग्जाम है, कब आपके एग्जाम है, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी आप लोगों के लिए बनाऊं, तो उसके अंदर आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बता दूं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सेकंड ईयर के अंदर, भाई उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट लिए होते हैं, तो मेरे पास जो सब्जेक्ट पहुंचेंगे ना, तो मैं तो उन्हीं की वीडियो बना पाऊंगा ना। अभी तो क्योंकि मैं इतना, मेरे पर टाइम नहीं रहता कि मैं सभी बच्चों की क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स को देख पाऊँ। तो इसलिए कमेंट कर दो, ज़्यादा कमेंट जिसके आएंगे मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक करें। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, 500 प्लस लोग वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या फिर और सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय